दैट मीन्स कहते रहे बहुत फालतू आदमी, कोई उसे सम्मान नहीं देता। देखियो शिक्षक तो वो भी है, शिक्षक वो भी है। अब तय आपको करना है कि आप कौन सा शिक्षक बनना चाहते हो, वो जिसे सभी लोग सम्मान देते हो या वो जो सम्मान का पात्र ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि तुम शिक्षक के नाम पे कलंक हो, यह तय आपको करना है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, आप जानते हो फिर भी मैं जितनी बातों को कह रहा हूं आप जानते जरूर, लेकिन आप खुद को खुद से रूबरू नहीं करा रहे हो, आप खुद को खुद से पहचान नहीं करा रहे हो। आप अपने आप को पहचानो, आप जानने का प्रयास करो कि आप हो कौन। और यकीन मानो, जिस दिन आपका आपके साथ साक्षात्कार हो गया ना, आपका परिचय आपके साथ हो गया, उस दिन फिर आपको कोई छू नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके और आपके सक्सेस में, आपके सफलता में सिर्फ उतना ही देर है, उतना ही अंतर है जितना देर आपको अपने आप को पहचानने में। हम और भी कुछ मरीचिकाओं में जीते। अब जब मैं कह रहा हूं कि खुद को पहचानो, तो बहुत सारे आप में से बैठे बैठे सोच रहे हो क्या बकवास कर रहा, हम तो पहचान ही रहे हैं कि हम फलाना है। हम तो अपना चेहरा पहचानते हैं, रोज अपना डीपी चेंज करते हैं। ऐसा थोड़ी है एक से एक फोटोग्राफ्स मेरा है। हम खुद के बारे में तो जानते ही हैं, मेरा बर्थडे क्या है, कब उनको मनाना है, कितने लोगों को पार्टी देना है, कहाँ देना है, और भी क्या है, मम्मी पापा कौन है, घर कहाँ, सब कुछ तो मैं अपने बारे में जानता हूं और खुद को पहचान भी रहा हूं। लेकिन यह आप जिसे पहचान रहे हो, जिसे जान रहे हो, ये आपका बाह्य व्यक्तित्व है। आपको जिसको पहचानना है, जिसको जानना है, वो आपका आंतरिक व्यक्तित्व है, जिसे आपको जानना होगा। अगर आपको एक अच्छे उच्च कोटि का शिक्षक बनना है, अगर मैं आप अपनी बात को शुरू करने से पहले अगर एक शिक्षक की तुलना में चाणक्य से करता हूं, तो आपको समझना होगा कि आपकी मंजिल कहां है, आपको किस सफर पर जाना है, आपका रास्ता कितना कटीला है, आपका सफर कितना कठिन है, सुगमता भरा नहीं। आपको तय करना होगा कि आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हर वह व्यक्ति ये निगाह लगाए आपके तरफ पड़ा है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। आप में से कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने में उसके घर जाते होंगे ना, तो उसके घर के पेरेंट्स आप सभी को बड़ा सम्मान देते हैं, बहुत आदर मान देते हैं। क्यों देते हैं? इसीलिए कि वह व्यक्ति यह समझता है कि आप उनके बच्चों को भविष्य देने आए, वह भविष्य जिसे उसने देखा नहीं है। देखा है क्या किसी ने? नहीं देखा है, लेकिन उसके भविष्य के निर्माता कौन हो? आप हो। इसीलिए वो आपको सम्मान देता है। अब जब कोई आपको सम्मान दे रहा है, तब आप यह समझो कि आपके कंधे पे कितना वजन आया है। अगर आप इस फीलिंग्स को समझ रहे हो, तब सक्सेस आपके पास है। अगर आप इस फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, तब सक्सेस आपके पास नहीं है। आप उस सम्मान को जिस दिन महसूस कर लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं महसूस कर पाए, तो फिर आपको कोई आगे ले भी नहीं जा पाएगा। आप अपना कदम उठाते हो ना, तो याद रखना कि आपका उठा हुआ कदम की हर एक लंबाई, डग की जो लंबाई है ना, आपका जो स्टूडेंट्स होगा, जो आपके छात्र होंगे, वो उसको नापता है, उसे नापता है कि आपके कदम की लंबाई कितनी है, आपने कितना बड़ा डग भरा है। इसे महसूस करना होगा।
और वो आपका नकल करता है, आपका अनुकरण करता है, आपको देखकर वो चलने का प्रयास करता है। कभी महसूस करना, अगर आप किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो या पढ़ाए हो, या आपके यहाँ कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, तो देखना जब मिस या सर पढ़ा के जाते हैं तो बच्चा उसका नकल करता हो। ऐसा महसूस कियो कोई कि नहीं? ऐसा होता है या नहीं? या मैं सिर्फ ऐसे ही गलत कह रहा हूं? क्या कुछ ही लोग हैं जो मेरी बात या तो उनके समझ में आ रही है या फिर वो महसूस कर रहे हैं। बात बाकी फिर प्रसादी का इंतजार कर रहे हैं कि कब पंडित जी शंख बजाएंगे, बोलेंगे तीसरे रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त हो गए, प्रसाद लो और अपने अपने घर को जाओ। ऐसा इंतजार कितने लोग कर रहे हैं बताओ भाई? अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, पीछे से बताओ। तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नो सर। अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। नहीं सर, सब ध्यान से सुन रहे हैं सर। हाँ? सब ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि हम शंख बजाए और आप लोगों को प्रसाद मिला। हम शंख ही नहीं बजाने वाला है, ठीक है ना? और तब तक नहीं बजाने वाला जब तक सब बजा नहीं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने जो बाह्य व्यक्तित्व को आप जो पहचान रहे हो, इस बाह्य व्यक्तित्व के बाद आपके अंदर जो आंतरिक व्यक्तित्व है इसे पहचानना होगा। अब जब मैं कहता हूं तो आंतरिक व्यक्तित्व को कितने लोग समझते हो? हम पूछेंगे नहीं, सिर्फ हाथ उठाओ अगर समझते हो। इतने लोग आंतरिक व्यक्तित्व को समझते हो? ये बीच का हिस्सा पूरा खाली है। ये हिंदुस्तान से बाहर का क्षेत्र है क्या? ये हर चीज में ये खाली है। यहाँ माइक दीजिए तो ये सामने इधर ये कॉर्नर में तुमसे कह रहे हैं, खड़े हो तो नहीं, तुम्हारे पीछे। हाँ, क्या नाम है? हेलो। हेलो। सुषमा। सुषमा नाम है। चलो, कहाँ से आते हो? हाँ, सुभाष नगर से। सुभाष नगर से आते हो। कब से आ रही हो? आज से। सिर्फ आज आई हो? जी। न्यू सेशन में ऐसा कोई बताओ जो फर्स्ट डे से क्लास आ रहा है। इधर माइक दीजिए तो। यहाँ आगे 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 ये इस लड़की को माइक दीजिए। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। फर्स्ट डे से क्लास आ रही हो? चलो, ऐसा कुछ तुम आज तुम्हारे क्लास का 20 दिन है लगभग हुआ है छुट्टी को हटाने के बाद। ऐसा कुछ बताओ जो तुम यह महसूस करती हो, एकदम रियल बताना, जो तुम शायद क्लास में नहीं बैठो, तुम पढ़ लो किताब, अभी तक तो वही टॉपिक चल रहा होगा जो किताबों में है, लेकिन तुम रियली यह महसूस किए कि नहीं कि जो चीज हम पढ़ सकते थे उसे वो न पा करके जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमको उससे कुछ ज्यादा मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है। ऐसा तुम महसूस किए कि नहीं? और किए हो तो क्या है, थोड़ा सा बताओ। यस सर, ये यहाँ पर पढ़ना तो हम लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, पर सब लोगों के सामने अपना बात रखना। यहाँ पे तो मेन टीचर ट्रेनिंग में यही है कि आप घड़ी संभाल के अपनी बात को रख सकते हैं, कैसे उसकी शुरुआत कर सके, किस तरह से बोलना है, ये सब वो यहाँ आकर ही सीखे। नहीं तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं। इधर इधर देखिए तो ये यहाँ देखिए तो सामने में सामने सॉरी सर, मतलब आप फर्स्ट डे किसका करा था इसलिए मालूम करे। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये आज तो फर्स्ट डे आए वो लोग हाथ उठाओ, आज जो आज फर्स्ट डे आए, कितने लोग आज फर्स्ट डे आए? 3 2 5
6, 7, 8, 9, 10। आप स्टूडेंट हैं क्या? पेरेंट्स है ना आप? नहीं, वो पीछे बैठी है, वो पेरेंट्स हैं भाई, स्टूडेंट है। अच्छा, तो मतलब आप 10 लोग आज फर्स्ट डे आ रहे हैं। देखो, तो मैं जो कह रहा हूं, आपका आंतरिक व्यक्तित्व, और अंतर्मन, आप मन को 2 भागों में, अपने मेमोरी को 2 भाग में मैं बांटता हूं। एक मेरा मेमोरी होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। आप मोबाइल देखते हो ना, एक इसका इंटरनल मेमोरी होता है ना, और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है? चिप। हमारे बॉडी का भी इसी तरह 2 मेमोरी होता है, जिसको हम चेतन कहते हैं और अवचेतन कहते हैं। जो मेरा अवचेतन होता है वो मेरा इंटरनल मेमोरी होता है, और जो चेतन होता है वो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी चिप होता है। आप जितना जीबी का लगा लो या टीबी का लगा लो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे इसमें जो इंटरनल मेमोरी होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर जो इंटरनल मेमोरी, जो अवचेतन होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है अनलिमिटेड। उसका कोई लिमिट नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मेमोरी को कैसे भरते हो। अचड़ा कचड़ा चीज डाल देते हो तो हैंग करने लगेगा। कुछ अच्छे चीज को रखते हो, बढ़िया रखते हो, तो आपके काम आएगा। सेलेक्ट तो आप ही को करना है, मेमोरी दिया गया है, मेमोरी है, लेकिन सेलेक्ट आपको करना है। और एक बात मैं बताऊं कि जब आप अपने इंटरनल मेमोरी में कोई चीज जब ले जाते हो ना, और जब तक वो स्टोर नहीं होता तब तक आपको तो कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन जब वो स्टोर हो जाता है तब आपके लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देंगे कि इंटरनल मेमोरी आपके पास अवचेतन होता कैसे है। जैसे आप में से कितने लोग ड्राइव करते हो? स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी, कितने लोग ड्राइव करते हो? काफी लोग हैं जो ड्राइव करते हैं, लेकिन कुछ लोग शर्म से लड़की लोग हाथ नहीं उठा रही है। अलबत्ता स्कूटी तो आजकल सब चलाते हैं। ऐसा सोच रहा है कि कहीं सर कह नहीं दे स्कूटी लेके कहीं जाने, ऐसा है नहीं। ठीक है। अच्छा, आप में से वो चलाने के दरमियान, सीखने के समय गिरे कितने लोग? वाह, सभी लोग गिरे हैं। अब तो जो लोग नहीं अभी हाथ उठाए थे चलाने में गिरे, वो भी लोग पहले लोग चलाने में हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन गिरने में हाथ उठाया। लेकिन अब गिरते हो क्या? क्यों नहीं गिरते? एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव। ये एक्सपीरियंस होता कैसे? अभ्यास। अभ्यास वो पार्ट है हमारे लाइफ का जो एक्सटर्नल को इंटरनल में कन्वर्ट करता है। ये अभ्यास जो है, एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस जो है, यह मुझे जो मेरा एक्सटर्नल पार्ट है, जो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी का जो चीज है, उसको इंटरनल में कन्वर्ट करता है। देखो, मैं ये चेतन और चेतन का एक छोटा सा बहुत अच्छा कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। आप सभी है ना, एक लड़का था, बड़ा आलसी सा, ठीक है ना, बड़ा आलसी सा लड़का था। वो कभी कुछ करता नहीं था।
घर में एक गिलास पानी बिल्कुल मेरे जैसे, एक गिलास पानी भी जब तक कोई देगा नहीं पिएगा। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शायद ऐसा ही होगा। इतना वो आलसी लड़का था कि कभी कुछ करता नहीं था। एक दिन की बात है, उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से, तुम जाओ और अपने दादाजी को लेकर आ जाना। तो अपनी मम्मी को बड़ा 6 बजे तो मेरा नींद नहीं टूटता है, 6 बजे कैसे जाएंगे ऐसे वैसे, और 6 बजे ये नहीं है। बहुत मम्मी जिद की कि कोई है नहीं, दादाजी तुम्हारे आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं शहर में, तुम्हें जाना ही होगा स्टेशन। तो बड़ा बहुत अनबने मन से कहा कि ठीक है ऐसा करना तो फिर सुबह जगा देना। अब मम्मी उसकी बेचारी सुबह जगा रही है, वो 5 बजे से ही जगाने का प्रयास करते करते बहुत मुश्किल से वो लड़का 6:15 बजे जागा। आंखों को मंजते हुए बोला, मम्मी 2-4 बात बोली तो वो मम्मी को ही क्या इतना सुबह सुबह जगा दी। और किसी तरह वो अपना स्कूटर उठाया, स्टार्ट किया, स्टेशन की तरफ गया। स्टेशन की तरफ गया क्योंकि उसको दादाजी को तो लाना नहीं था। वो बेचारा इधर उधर घूमा घामा, वो अपने घर को चला आया। घर को चला आया, घर पे आकर के मम्मी तो बिगड़ के, दादाजी को आना भी नहीं था, तुम बिना मतलब का मेरा नींद खराब कर दी, वैसा वैसा वो अपना बोल करके फ्री हुआ। तब तक अंदर से दादाजी का आवाज आया। अभी लड़का झेप गया। तब कहा गया इसको कि भाई तुमको 6 बजे की ट्रेन थी, तुम 6:15 बजे जागे हो, फिर घर से निकले, जब तक तुम स्टेशन पहुंचे तब तक दादाजी तुम्हारा वेट किए और ये घर चले आए। लेकिन ठीक इसी तरह का वाकया कुछ दिन के बाद उसके साथ फिर घटता है। एक लड़की जो उसका क्लासमेट हुआ करती थी, जिसे वो बहुत चाहता था, एक दिन उसे वो फोन की कि मैं सुबह 4 बजे स्टेशन पे आ रही हूं, मेरा ऐसा इच्छा है कि तुम मुझे स्टेशन पे रिसीव करो, और हाँ याद रखना ना, वो पीला वाला शर्ट बहुत अच्छा लगता था, तुम उसी को पहन के आना, है ना। अब ये लड़का चूंकि किसी को कह भी नहीं पा रहा है कि मुझे 4 बजे स्टेशन जाना, लेकिन अब इसके मन में तो है कि 4 बजे स्टेशन जाना, और 4 बजे स्टेशन जाने के चक्कर में 3 बजे ही जाना। अब घर में कोई शोर नहीं हो, आवाज नहीं हो, इसीलिए धीरे धीरे उठा, तैयार हुआ, फ्रेश वगैरह सारा कुछ हुआ। क्योंकि उसे मिलने जाना है, उसके पास जो उसको देखकर अच्छा महसूस कर। अब उसके बाद एक बार इसके दिमाग में आया कि जो तो बोली थी कि पीली वाली शर्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इधर उधर सारा अलमीरा वगैरह और ढूंढा, देखा, उसे पीला वाला शर्ट कहीं नजर नहीं आया। फिर देखा, एक जगह नजर आया तो देख रहा है कि वो तो प्रेस भी नहीं किया हुआ है। अब ये प्रेस नहीं किया हुआ है, अब तो लाइफ में पहली बार ये वो प्रेस उठाया और वो शर्ट को लगा प्रेस करने को, लेकिन वो किया कभी नहीं था। लेकिन प्रेस करते हुए देखा रोज अपने घर पे उस कपड़े को आयरन करते हुए रोज देखता जरूर था, लेकिन किया कभी नहीं। उसने उस देखे हुए मन को, जो उसने देखता था, जो उसके एक्सटर्नल मेमोरी में चला गया था, वो सिर्फ देखते देखते उस दिन उसके काम आया, सॉरी इंटरनल मेमोरी में, और उसके अवचेतन से यह प्रयास हुआ कि हम आयरन करें, और उसने आयरन किया। जब आयरन करते करते कर लिया और जब शर्ट पहन रहा तो देख रहा उसका एक बटन भी टूटा हुआ। अब तो और उस पर काफी आफत आ गया, अगर इसका तो बटन भी टूटा। अब किसी तरह मुश्किल से वो बस उसी अवचेतन मन के ज्ञान के आधार पर वो बटन भी लगाया और तैयार होकर के वो स्टेशन पहुंचा, मिला और फिर वो अपने घर पे आ गया। अब यहाँ पे आप लोग हंसे तो जरूर, मेरी एक बात पर कुछ आनंद आया आप लोग, लेकिन क्या इसे छोटी से शब्दों की कहानी आप लोग कितने लोग समझ पाए ये बताओ। काफी लोगों ने समझ पाया लगता है, लेकिन उतने लोग नहीं समझ पाए जितने लोगों को खुशी हुई हमारी बात को सुन। क्या देखो, सीरियस नहीं होना है, इतना सीरियस हो जाओगे तो फिर ऊपर से वो पार हो जाएगा, है ना।
मेरी बात को अगर समझ में आए तो कोई खुद से एक्सप्लेन करना चाहते हो, खुद से कोई एक हाथ उठा, थोड़ा सा और माइक दीजिए। सर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट होना चाहिए जो हमारे विचार या फिर हमारे कार्य को करने में उत्साहित करे। शायद तुम लोग जितना एनर्जी मेरे बात शब्दों से तुम लोगों को मिला उसके अर्थों से नहीं मिल पाया। तो ये कहानी का सीधा सा थोड़ा समाज दे दीजिए। मैं पीछे कौन? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस चीज पे इंटरेस्ट अपना रखते हैं उस चीज को करना चाहते हैं। उस लड़की का इंटरेस्ट उस लड़की में था, इसलिए उस लड़की को रिसीव करने गया, लेकिन वो अपने दादाजी के प्रति इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमारा चीज में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, इंटरेस्ट मतलब जिज्ञासा है ना। आपका जिज्ञासा जिस चीज के प्रति होता है आप उसे समझना चाहते हो। जिज्ञासा को अगर मैं कहूं तो आप में से नचिकेता को कितने लोगों ने सुना है या कितने लोग जानते हो? बताओ, कितने लोग नचिकेता को जानते हो? कोई भी नहीं जानते? बहुत अच्छा। दिस मैच नचिकेता जो बहते हुए पानी को बांध बनाने में आया था, बस रोकने का प्रयास किया था। कहानी बड़ी बहुत, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो गूगल है आपके पास, परंतु मैं सिर्फ एक शब्द में कहूंगा कि हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो किसी शब्द का पर्याय। आप अगर जिज्ञासा की बात करो तो जिज्ञासा का पर्याय है नचिकेता। आपके अंदर अगर जिज्ञासा है तो आप भगवान को भी पा सकते हैं। आपके अंदर चाहत है, प्रहलाद के अंदर अगर चाहत थी तो भगवान के गोद में जा बैठे। कुछ चीज ऐसे हैं हमारे इस देश में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में कि वो उस शब्द का पर्याय बन गया। नचिकेता जिज्ञासा के उस शब्द का पर्याय है जो एक नन्हा सा बालक बहुत कुछ कर गया। एक लंबी कहानी है, आप लोग गूगल में देखना, नहीं होगा तो कोई आ जाना, ऐसे मैं इंडिविजुअल किसी दिन उसको डील करूंगा। तो मैं कह रहा था जिस जगह पर कि जो बात में कहा, जिस कहानी को मैंने कहा, यह छोटी सी कहानी दो चीज को आपके सामने लेके आता है। एक आपकी इच्छा और आपकी चेतना। आपकी अगर इच्छा किसी चीज की है, आपकी जिज्ञासा अगर किसी चीज में है तो आप उसे कर लोगे, और उसे करने में सहायता कौन करेगा? आपकी चेतना, आपका वो अवचेतन मन जिसे आप देखते हो, समझते हो, पर करते नहीं हो, लेकिन वह उस दिन काम आएगा जिस दिन आपकी इच्छा उस काम को करने को हो जाएगा। और जब आप उसे करने लगोगे तो वह आपका अवचेतन जो है, आपका इंटरनल मेमोरी जो है, उससे वो आपको बताएगा कि ये चीज ऐसे होता है। तो आप जिस क्षेत्र में आए हो, आपको जो काम करना है, जो चीज आप करना चाह रहे हो, इसके लिए आप क्या सोचते हो? ये पहला प्रश्न है। आप खुद को देना क्या चाहते हो? पहला प्रश्न ये कि आप सोचते क्या? तब दूसरा प्रश्न है कि आप खुद को देना क्या चाहते हैं।
किसी को बहुत सारा गिफ्ट देते हो, बहुत से बहुत सारा चीज आप लेते भी हो, लेकिन आप खुद को क्या देना चाहते हो? कभी सोचे हो? किसी ने सोचा है ऐसा? तो बताओ कि मुझे खुद को क्या देना है। किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। मुझे खुद को क्या देना है, कैसे मिलेगा? अगर खुद के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा है तो सॉल्यूशन कहां मिलेगा? इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारी बातें कि आप पहले तय करो कि आपको खुद को क्या देना है। पहले सोचो, अगर नहीं सोच पाओगे तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप तय कर लिए कि हमें खुद को क्या देना है तो आप उसे ढूंढोगे ना। जैसे अगर आपको पता होता है कि आज मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उसे गिफ्ट देना है, तो आप तय करते हो पहले ना कि गिफ्ट में क्या देना है, तब तो मार्केट जाते हो ढूंढने को। और अगर पहले नहीं तय किए हो तो मार्केट जाते हो, दुकान में जाते हो, और दुकान में जाने के बाद देखते हो और देख के तय करते हो, तब तो खरीदते हो उसको। चाहे पहले तय करो या अंतिम स्टेज पे तय करो, तय तो तुम्हें करना ही है, तभी उस चीज को तुम ले पाओगे और तब उसे दे पाओगे। अगर तुम निर्णय पे नहीं आओगे, जब तक तुम डिसीजन पे नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी एक्टिविटी उसके लायक होगी नहीं। तो फर्स्ट क्या है? डिसीजन। आपको खुद को क्या देना है, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। और जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पहला चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा। आप में से किसी को अगर कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो उसे आप नोट कर सकते हो, नहीं लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई बात भी नहीं है। गलत बात को कुछ लिखना, नोट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज जो है, आपको सोचना पड़ेगा खुद के लिए कि मुझे करना क्या है। दूसरा चीज है कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि खुद को देना क्या है। और तब तीसरी बात आती है कि आपके लिए आपको यह विचार करना पड़ेगा कि भाई मैं जो सोचा हूं और जो मुझे लेना है, मैंने खुद को देना है, उसके लिए रास्ता क्या है, मतलब वो मिलेगा कब, किस दुकान से उसको हमको परचेज करना है, कितना उसका पैसा लगेगा, यह विचार तब आपको करना होगा। अगर आप यह दो चीज नहीं कर पा रहे हो तो तीसरी चीज से कोई मतलब आपको है नहीं, और तीसरा चीज से आपको किसी तरह का कोई नाता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको करना क्या है आपने सोचा नहीं, आपको खुद को देना क्या है आपने जाना नहीं, तो फिर विचार करने से क्या फायदा। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, बोले कि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराना है। हमने कराना है, बोले नहीं सोच रहे हैं। हम बोले कि आप पहले सोचिए, तो नहीं सोच रहे हैं कि करा दें। हम बोले तो फिर सोच ली कि कहिए कि कराना है, तो सोचते हैं, एक बार बात करते हैं। हम बोले सिर्फ ऐसा है कि या तो पहले आप बात कर लीजिए या फिर सोच लीजिए, या तो फिर कहिए कि एडमिशन कराना है या नहीं कराना। तो नहीं, एक बार सोचते हैं, बेटी से पूछ ले कि वो बीएड करेगी कि नहीं करेगी। बोले तो फिर आप यहां आए क्यों? अगर आपने अभी तक बेटी से पूछा नहीं वो बीएड करेगी या नहीं करेगी, आपने सोचा नहीं कि बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर भी आप तैयार कि नहीं हमको बीएड कराना चाहिए। लेकिन कुछ वाक्य ऐसा है, मैं बताता हूं। जब आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा था अप्रैल के बाद, तो वो जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेकंड राउंड में जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो मुझे एक बच्चे ने कतरास से कॉल किया, लगे सर आपका नंबर हमको नेट से निकाले हैं। मैंने क्या बात है? तो एक मदद चाहिए सर हमको आपका। हमने क्या चाहिए? तो ऐसा है हमको बीएड करना है। बोले बिल्कुल करो। तो मैं फॉर्म भरती हूँ। बोले बिल्कुल ठीक है।
लेकिन सर मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे। हमने तो पेरेंट्स को समझाओ। बोले नहीं, बीएड करने से कुछ नहीं होता है। बोले तो तुम्हारा काम है पेरेंट्स को समझाना। बोले सर एक बार पेरेंट्स से मेरा बात कीजिए ना। बोले ठीक है, बात करते हैं। जब फोन दिया अपने पिताजी को, मैंने उनसे पूछा तो उनका एक सीधा सा बड़ा अच्छा सा प्रश्न था कि बीएड कर लेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत सीधे मन से, कोई उसमें बनावटी नहीं, किसी तरह का कोई लगाव नहीं। उसने अपने मन से कहा कि भाई बीएड कर लेगी तो क्या हो जाएगा, हमको इसका अगला साल शादी भी करना है, फिर तो इसका ससुराल वाला जाने। हमने ये भी अच्छी बात, आपकी लाइबिलिटी तो वहां खत्म भी हो जाएगी जब आप बच्ची की शादी कर दोगे। और फिर मेरा कुछ कहना भी बेकार है, लेकिन क्योंकि मैं आपको जानता भी नहीं हूं इसीलिए मैं बहुत कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन आपकी बेटी ने नेट से मेरा नंबर निकाला है और नंबर निकाल के उसकी अपेक्षा है, ऐसे उसकी चाहत है कि मैं आपसे 2-4 गप करूं। अगर आप करना चाहते हो तो मुझे बताओ। मैं भी थोड़ा खाली बैठा हुआ था तो एकदम दार्शनिक अंदाज में मैंने उनसे बात किया कि भाई अगर आप करना चाहते हो तो बताओ, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं हम बात करेंगे, आप कहो ना क्या बात करना है, बात करेंगे। तो हमने कहा कि भैया मेरे ऐसा है कि अगर आपकी बेटी बीएड करना चाहती है तो आप इसीलिए नहीं करने देना चाहते हो कि अगले साल शादी करना है, या फिर इसलिए नहीं करने देना चाहते हो कि सचमुच आप यह समझते हो कि बीएड करके कुछ नहीं होने वाला। 2 प्रश्न आपने किया है मेरे प्रश्न के उत्तर में, और ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो भी थोड़ा सा वो व्यक्ति झेप गया, क्योंकि वो तो कहा बड़ा सीधा सा बात था, उसमें कोई अंतर नहीं थी उसकी बात में। अपने मन के भाव को जो सीधा साधा बात था उसने रख दिया। लेकिन जब मैं उस बात को फिर से प्रश्न बना के अगले के सामने रखा तो वो झेप सा जरूर गया, क्या वो कहे क्या। तो मैंने कहा कि दोनों प्रश्न भैया अलग अलग है। आप अगले साल शादी करोगे यह प्रश्न अलग है, उसके ससुराल वाले फिर क्या सोचेंगे यह भी प्रश्न अलग है, और बीएड करके उसे मिलेगा क्या यह आप नहीं जानते हो यह प्रश्न अलग है। तो मैं पहले क्या बताऊं। तो बोले नहीं सर हम शादी कर देंगे अगला साल, अब ससुराल वाला क्या करेगा नहीं करेगा। हम बोले क्या आप जहां शादी करोगे अपनी बेटी का, आपको उसके ससुराल वाले पे, मतलब आपके अपने समधी पे, आपके अपने समधन पे, आपको उसके घर कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब आज से आप तय कर लियो कि मैं जहां अपनी बच्ची का शादी करने वाला हूं वह परिवार मेरे भरोसे के लायक नहीं होगा। तो नहीं सर आप ऐसा क्या कहते हैं। हम बोले तो अगर आपको भरोसा इतना नहीं है तो फिर आप बच्ची का शादी क्यों करना चाहते हो। आप में से जितनी लड़कियों हो मेरी बात को थोड़ा, ये जो कन्वर्सेशन है थोड़ा ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि भाई नहीं ठीक है, भरोसा तो होगा ही, हम लोग तो पहले देखेंगे समझेंगे। हम तो बिल्कुल अभी आपने देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, अगले साल आप शादी करोगे ऐसा सोच भी रहे हो, अभी ये भी तय नहीं किया कि अगले ही साल करेंगे, हो सकता है 1-8 साल और भी लग जाए। लेकिन आज से आप तय कर रहे हो कि पता नहीं उसका ससुराल वाला क्या होगा, यह अवधारणा आप अपने मन में बिठा लियो। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा है क्या। उसने कहा हाँ है। हमने कहा शादी कर दिया क्या। तो हाँ कर दिया। बोले आप अपनी बहू को किस दृष्टिकोण से देखते हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी बहू खुद को अपने लिए कुछ सोचे या नहीं सोचे, वो पढ़ना लिखना चाहते हैं तो पढ़े लिखे या नहीं। तो टपाक से बोला कि हाँ सर हम तो शादी के बाद बहू को अपना एमए करवा रहा है। हम बोले बहुत अच्छी बात। तो आप शादी के बाद अपनी बहू को एमए करवा रहे हो तो आप भी कैसे सोच रहे हो कि आपकी बेटी को आपके ससुराल वाले पढ़ने नहीं देंगे। तो नहीं सर डर लगता है, नहीं करने देगा लोग तो बिना मतलब का बीच में रह जाएंगे। कब तक। आखिर यह समाज का जो हिस्सा है वो तो एक पार्ट है ना, एक तरफ आप हो एक तरफ हम। अगर हर व्यक्ति, जैसे आप एमए करा लो, अगर हर व्यक्ति तैयार हो जाए कि मैं एमए करा लो, बच्चों को पढ़ने दो, उसको इंडिपेंडेंट होने दो, तो फिर अंतर कहां रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंतर रह जाता है। बाद में कई बार उसके साथ बातचीत हुई
उस दिन काफी लंबा बात के बाद वो व्यक्ति थोड़ा समझा, समझने के बाद फिर वो माना कि नहीं ठीक है करा लेना चाहिए। फिर वो लड़की बार बार कई बार बात करवाई, उसके बाद पता नहीं काउंसलिंग वगैरह हुआ, अब किस कॉलेज में उसका आया, कहाँ वो एडमिशन कराई मुझे नहीं पता, या कराई या नहीं कराई, लेकिन उस दरमियान मेरा उसके साथ 3, 4, 5 बार बातचीत वो करवाई अपने पिताजी के साथ, और बातचीत में उन्हें संतुष्ट कर दिया कि नहीं आप अपने बेटे को बीएड करा दो। मेरा यह कहना है कि आप जो यह बातें मैं कह रहा था, आप भी, आपके साथ भी पेरेंट्स होंगे ना, यहाँ तो सभी के साथ पेरेंट्स हैं, जो खुद पेरेंट्स हो चुके हैं, आप में से कई ऐसे होंगे ना जो पेरेंट्स हो चुके हैं, मतलब शादीशुदा हैं, उनके बेबी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं ना, तो मतलब वो भी पेरेंट्स हो चुके हैं। तो जो लोग पेरेंट्स हो चुके हैं उन्हें तो यह एहसास ज्यादा होगा कि उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, होगा या नहीं होगा। आप एक शिक्षक होने के नाते